Hello dear students, welcome to digital learning platform of Winsome International School and today we are going to start class 10th हिंदी। चैप्टर का नाम है साना साना हाथ जोड़ी। एक ट्रेवल गाइड है पूरी की पूरी मधु काकड़िया के द्वारा लिखी गई। इसमें उनकी जो गंगटोक की जो यात्रा थी, जो फ्लावर वैली में जो घूम रही थी, उनकी यात्रा का विस्तार पूर्वक वर्णन है जिसका हमने सारांश कर लिया था। आज हम करने वाले उसके क्वेश्चन आंसर। सो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है कि झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंगटोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा है, किस तरह जो है वो आकर्षित कर रहा है। उत्तर, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंगटोक लेखिका के मन में सम्मोहन जगा रहा है, एक पूरा सा जादू कर रहा है कि वहां का जो एनवायरनमेंट है और जिस तरह से वो सितारों को देख रही है, रात का नजारा और फ्लावर वैली, कहना ही क्या। इस सुंदरता ने उस पर ऐसा जादू कर दिया था कि उसे सब कुछ ठहरा हुआ सा और अर्थहीन लग रहा था कि जिस संसार को वो छोड़कर इस फ्लावर वैली में रात के नजारे का जो लुत्फ उठा रही है और जो पीछे छोड़ा हुआ संसार था वो बिल्कुल नश्वर सा उन्हें लग रहा था, जिसका कोई भी अर्थ नहीं है। और वास्तविक तो जन्नत थी जो वहां खड़ी थी, वही महसूस कर रही थी। और उसके भीतर और बाहर जैसे एक शून्य सा व्याप्त हो। शून्य सा इट मींस की टाइम मशीन आप कहीं जा रहे हो, अचानक से पूरा का पूरा जो टाइम ट्रेवलिंग के साथ और पूरा जो टाइम चल रहा है आपके आसपास, वो पूरा का पूरा एक साथ पॉज हो जाए और जो उसके अंदर जो मूवेबल ऑब्जेक्ट हो वो सिर्फ आप ही हो कि उस रुके हुए टाइम को आप महसूस कर सको। कुछ ऐसी फीलिंग वो लेखिका जो है वहां फील कर रही थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता था। पहला, वो पहाड़ी इलाका है। दूसरा, कि वहां का सरवाइव है जो एक सिंपल लैंड पर होता है, एक इको लैंड पर होता है, वैसा सरवाइव वहां नहीं है। वहां लोगों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है नॉर्मली जो लाइफ सरवाइव करने के लिए, जो हम यहां करते हैं। गंगटोक एक ऐसा पर्वतीय स्थल है जिसे वहां के मेहनतकश लोगों ने अपनी मेहनत से सुरम्य बना दिया है, क्योंकि एक पहाड़ पर, एक ऐसा पहाड़ जहां पर एग्रीकल्चर करना पॉसिबल नहीं होता, किसान खेती करना पॉसिबल नहीं होता, वहां उन्होंने पूरी की पूरी फ्लावर वैली बना रखी है। तो मेहनत तो कष्ट हुआ ही, और सुबह शाम रात सब कुछ सुंदर प्रतीत होता है और यहाँ के निवासी भरपूर परिश्रम करते हैं। इसलिए गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा जाता है, क्योंकि एक अगर सामान्य सिंपल जमीन हो तो उस पर खेती करना आसान हो, हल चलाना आसान हो, पर वहां पहाड़ जहां पूरी तरह से मिट्टी अवेलेबल नहीं है, वहां पर उन्होंने पूरी की पूरी वैली लगा रखी है और छोटे से काम के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो हुआ ना मेहनतकश बादशाहों का शहर। और बादशाहत ऐसी कि उनकी जो मेहनत है वो दिख रही है। आज जो वहां का नजारा है, इतना फ्लावर भरा है, पूरी की पूरी वैली है, जाते जन्नत सा एहसास के पूरा स्वर्ग में जैसे आगे हो। और कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। श्वेत पताकाएं किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर फहराई जाती है, और किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाए तो उसकी आत्मा जो है वो शांति के लिए नगर के बाहर किसी वीरान स्थान पर मंत्र लिखी 108 पताका, यानी कुछ पताका है जिन पे मंत्र लिखे जाते हैं, और फिर उन्हीं पताकाओं को एक उस नगर के बाहर कोई जो वीरान स्थान होता है जहां उनका मानना है कि वो शांति से क्या तपस्या जो भी अपनी करे आराधना वो कर सके, वहां फहराई जाती। इन्हें उतारा नहीं जाता और वे धीरे धीरे अपने आप नष्ट हो जाती है। किसी शुभ कार्य को आरंभ करने पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती है। तो लेखिका ने देखा कि फ्लावर वैली पूरी महक रही है, वहां के लोग जो है, वहां के जो निवासी हैं वो रंगीन पताका फहरे, वसंत का मौसम है, पूरा का पूरा चारों तरफ खुशी का माहौल। तो यही देखकर उसे एहसास हुआ कि किस किस भिन्न भिन्न रंगों की जो पताका है वो फहराई जाती होंगी। प्रश्न नंबर 4, जितेन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहां की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियां दी, हमें लिखना है। तो जितेन कौन था? जितेन था लेखिका का ड्राइवर भी था और साथ में उसका गाइड भी था। तो जितेन ने लेखिका को कहा एक अच्छे गाइड की तरह सिक्किम की मनोहरी प्राकृतिक छटा, सिक्किम की भौगोलिक स्थिति और वहां के जनजीवन की जानकारियां इस प्रकार दी कि सिक्किम में जो गंगटोक से लेकर यूमथांग तक तरह तरह के फूल हैं और फूलों से लदी वादियां हैं। शांत और अहिंसा के मंत्र लिखी श्वेत पताकाएं जब यहाँ किसी बुद्ध की जो मूर्ति होती है उनके अनुयायी तो लगाई जाती है, और ये 108 होती है। और 108 का जो प्रचलन है
वो इस धर्म में, हिंदू धर्म के माने, बुद्ध धर्म माने तो प्राचीन काल से ही है, और इसका कहते हैं कोई एक कहते हैं अंत सा नहीं है ना। और हर जगह एक पूरा का पूरा जो 108 जो नंबर है वो इसका एक धर्म का जो पूर्णतः है, एक शुद्धता का ऐसे कह सकते हैं या फिर अंतर्मन का कह सकते हैं, पूरा का पूरा प्रतीक होता है। रंगीन पताका किस नए कार्य के शुरू होने पर लगाई जाती है? और कवि लॉन्ग स्टॉक यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। गाइड फिल्म है जो पुरानी हिंदी फीचर फिल्म है, ब्लैक एंड व्हाइट में आई थी, उस फिल्म की जो शूटिंग है वो यहाँ गंगटोक में हुई थी, जिसके अंदर पूरी की पूरी जो फ्लावर वैली है उसको बड़ी सुंदरता से दिखाया गया। जबकि मूवी रंगीन नहीं है, और जो उस दृश्य को जब मूवी में देखते तो एक अलग सा ही एहसास होता है। यह धर्म चक्र एक चक्कर सा था पूरा का पूरा। कहते हैं यहाँ धर्म चक्कर है, इस पे हाथ लगाने या फिर इसको घुमाने से जो मनुष्य के किए हुए पाप है वो कम हो जाते हैं। कहते हैं कि इसको घुमाने से सारे पाप जो है वो धुल जाते हैं। और यह पहाड़ी इलाका है, यहाँ कोई भी चिकना चरबीला आदमी नहीं मिलता, क्योंकि पहाड़ी इलाके पर नॉर्मल जो संसाधन है, नॉर्मल जो रिसोर्सेस है वही जुटाने में आदमी को बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो वहां तो मोटे होने का तो सवाल हो ही नहीं सकता, सभी लोग वहां पतले होते हैं। नार्गे ने उत्साही होकर कहा, कटाव के बारे में बताया कि कटाव हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड किस लिए? क्योंकि स्विट्जरलैंड में बहुत ज्यादा जो बर्फ पड़ती है, इतनी भी नहीं कि पूरा दब जाए, बट इतनी कि वहां का जो नजारा होता है वो अद्भुत होता है। ठीक उसी प्रकार जो कटाव है वो क्या है, भारत का स्विट्जरलैंड या फिर वहां का हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है, उसको कहा गया है। और यूमथांग की घाटियों के बारे में बताया कि बस 15 दिनों में ही, कितने 15 दिनों में ही देखिएगा पूरी घाटी जो है वो फूलों से इस कदर भर जाएगी कि लगेगा फूलों की सेज जो है वो रखियो, कि फूलों की जो क्यारी है, फूलों का गार्डन कह सकते हो, या फिर फूलों के स्वर्ग में जैसे हम आगे हो, पूरा का पूरा भर जाएगा। प्रश्न नंबर 5, लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों लगी? क्या उसके मन में आया, क्या लगा नहीं कि पूरा भारत जो है वो एक है, सिर्फ उस चक्कर को देखकर? कि लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्कर को देखकर लेखिका ने उसके बारे में पूछा, तो पता चला कि इसे क्या कहते हैं, धर्म चक्र कहते हैं। और इसके घुमाने पर सारे पाप है, मनुष्य ने अपनी जीवन में जितने भी पाप किए हैं वो सारे के सारे पाप जो है वो धुल जाते हैं, ऐसा वहां के लोगों का मानना है। और जितेंद्र की यह बात सुनकर लेखिका को ध्यान आया कि पूरे भारत की आत्मा एक ही है। मैदानी क्षेत्रों में गंगा के विषय में भी ऐसी ही धारणा है। उसे लगा कि पूरे भारत की आत्मा एक सी है, और सारी वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद उनकी आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास और पाप पुण्य की जो अवधारणा है वो एक सी है। और यहां तक कि जो 108 पताकाओं का जो रीजन है वो भी पूरे भारत में लगभग एक सा ही है। तो कह सकते हैं कि पूरे भारत में जो आत्मा है भारत की वो एक में ही संविष्ट है। प्रश्न 6, जितेंद्र नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या क्या गुण होते हैं। अच्छा, एक गाइड कौन होता है? वह इंसान जिसको उस जगह के बारे में वो चीजें पता हो जो सामान्य लोगों को नहीं पता होती, बस। और यही खासियत उसको एक गाइड बनाती है। सामान्य तौर बता रहा हूं, जितेंद्र नार्गे लेखिका का ड्राइवर कम गाइड ज्यादा था। वह नेपाल से कुछ दिन पहले आया था, जिसे नेपाल और सिक्किम की अच्छी जानकारी थी और क्षेत्र से सुपरिचित, अच्छी तरह उस क्षेत्र को जानता था कि कहाँ पे जो घटना स्थल है, कहाँ पे नाजुक जगह और कहाँ पे जो सुंदर सुंदर फ्लावर घाटियां हैं वो है। वह ड्राइवर के साथ साथ गाइड का कार्य कर रहा था, वो भी मेहनती था, और उसमें प्राय गाइड के सभी गुण विद्यमान थे जो अपेक्षित होते हैं, जो जरूरी होते हैं एक गाइड में। जैसे कि एक कुशल गाइड में उस स्थान की भौगोलिक, प्राकृतिक और सामाजिक जानकारी होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि वहां का समाज कैसा है, वहां की जो प्राकृतिक सुंदरता है वो कैसी है, और वहां का जो भौगोलिक वातावरण है वो किस तरह का है। वह नार्गे सम्यक रूप से थी। गाइड के साथ साथ नार्गे ड्राइवर भी था। तक कहा रुकना है, यह निर्णय किसका होता था? वह स्वयं ही करने में समर्थ थी, और उसे कुछ सलाह देने की आवश्यकता भी नहीं होती। कोई जरूरत नहीं पड़ती कि कोई सलाह दे, वहां चलना है वहां चलना, नहीं। वो खुद जो लेखिका है उसको थोड़ा बहुत पता था, इतना भी ज्यादा नहीं कि बस गाइड को रिप्लेस कर दे, बट इतना पता था कि हाँ यहाँ पे चीजें होनी चाहिए। एक सवाल पूछती है लेखिका नार्गे ड्राइवर से अपने कि यहाँ बर्फ कहाँ देखने को मिली थी,
तो ड्राइवर का जवाब होता है कि आगे चलते शायद पहाड़ों में आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि वहां का मौसम ऐसा है। पर लेखिका को पता था कि वहां बर्फ मिलेगी, ये नहीं पता कि कब मिलेगी, पर जैसे वहां पहुंचे तो वहां बर्फ नहीं थी। बट वो आगे जहां गए उन्हें बर्फ दिखने को मिली, पर वो इतना एंजॉय वहां नहीं कर पाए थे। बट एक तरह से कह सकते हैं कि पूरी जानकारी नहीं थी, पर जो ड्राइवर था उसे सब कुछ पता था उस भौगोलिक क्षेत्र के बारे में। गाइड में सैलानियों को प्रभावित करने की रोचक शैली होनी चाहिए जो उसमें थी। वह अपनी वाक्पटुता से लेखिका को प्रभावित करता था। जैसे, मैडम यह धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। सीधा सीधा साफ साफ बता दिया, ये नहीं बताया कि इसको घुमाना चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, नहीं। उसने बोला ये धर्म चक्कर है और इसको घुमाओ पाप धुल जाएंगे। तो एक तरह से वो भी सोच रहा होगा कि शायद लेखिका इसको घुमाए, बट ऐसा नहीं हुआ कि एक सुयोग्य गाइड जो क्षेत्र के जनजीवन की गतिविधियों की भी जानकारी रखता है, वहां का जो समाज है वो कौन कौन से काम ऐसे करता है और किस किस समय पे करता है, जो अपना भरण पोषण स्वयं करते हैं, और संवेदनशील भी होता है। थोड़ा होना चाहिए, शांति से प्यार से बात करे, लहजे से बात करे, वो भी जरूरी है। वह पर्यटकों में इतना घुल मिल जाता है कि स्वयं गाने के साथ नाच उठता है और सैलानी भी नाच उठते हैं। इस तरह आत्मीय संबंध बना लेता है। कौन बना लेता है? वो जो ड्राइवर है वहां का, वहां ड्राइवर जिनको वो घुमा के लाया लेखिका को, उनके साथ, क्योंकि उनका बोलने का तरीका, उनका लहजा बात करने का, दूसरों के साथ बर्ताव करने का और उनको घुमाने का और उन चीजों के बारे में बताने का जिनको वो जानता है, और एक अच्छी तरह, एक अट्रैक्टिव वे में उनके सामने रखना। किनके सामने? लेखिका के सामने। वह अपनी वाक्पटुता से पर्यटन स्थलों के प्रति जिज्ञासा बनाए रखता है, पातागांव के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है और नारगे उस स्थान के महत्व को बढ़ा देता है। कभी कभी क्या होता है, अब एक्चुअल में हम खुद जैसे घूमने जाते हैं किसी भी जगह पर, हम खुद उतना उस जगह को नहीं घूम पाते और जो हमारे थॉट्स होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा ही हो जाता, नहीं ठीक है मतलब। और जब आपके साथ ऐसा गाइड हो जो उन छोटी छोटी चीजों को इतना अट्रैक्टिव वे में आपके सामने रखे, फिर आपका मन तो यूं मंत्रमुग्ध होता, बस आहा कौन सी जगह आ गया, बस मेरी तो जन्नत यही है। तो ऐसा करके उसको प्रेजेंट करना आता था कि चीजों को कैसे प्रेजेंट करते हैं। प्रश्न 7, इस यात्रा वृतांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्रण खींचा है उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। जरूरी था फोटो खींचना, पता होना चाहिए कि जिस समाज से या फिर जिस लाइफ से मैं अभी आई हूं, है ना, पीछे जो सब कुछ मैं अपना छोड़ के इस जगह पे आई हूं, और वो ऐसे मोमेंट हैं जो मेरे को ताउम्र याद रहने चाहिए और मेरी ऐसी खास मेमोरी है जिनको कैप्चर करना जरूरी है, ताकि बाद में जब मैं वहां बालकनी में बैठ के चाय पी रही हूं तो मुझे याद है कि हाँ एक ऐसी जगह थी जहां मैं घूमी थी। तो इसलिए कुछ फोटोग्राफ्स हैं। इस यात्रा वृतांत में लेखिका ने हिमालय के पल पल परिवर्तित होते रूप को देखा, और जो जो ऊंचाई पर चढ़ते जाए हिमालय विशाल से विशाल होता जाए। छोटी छोटी पहाड़ियां विशाल पर्वतों में बदलने लगी है, घाटियां गहराती गहराती पाताल नापने लगी है, वादियां चौड़ी होने लगी हैं, जिनके बीच रंग बिरंगे फूल मुस्कुराते हुए नजर आते और कहते हैं अतिथि देवो भव। चारों ओर प्राकृतिक सुषमा बिखरी नजर आती है, जलप्रपात जलधारा बनकर पत्थरों के बीच बलखाती सी निकलती है तो मन को मोह लेती है। अब ऐसी जगह पे कोई घूमने जाए जहां चारों तरफ का वातावरण ऐसा हो, बस अगर मैं वहां जाऊंगा तो मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, बस मेरे को तो यहीं रहना और कहीं नहीं जाना, खाना पीना मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक, बट एक बार के लिए ऐसा मन में जरूर आएगा कि बस जहां हूं मैं वहीं रुक जाऊं और ये जो समय चल रहा है मेरे आसपास ये पूरा का पूरा स्तब्ध हो जाए, रुक जाए, बस ऐसा नजारा था वहां। हिमालय कहीं हरियाली के कारण चटक रहे रंगी मोटी चादर सा नजर आता है, कहीं पीलापन लिए नजर आता है, कहीं प्लास्टर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला नजर आता है। अब ये हिमालय की सारी प्रकृति है, जिस तरह से आप उसको देखोगे वो उस तरह से नजर आएगा। अगर सुबह भोर के समय देखा जाए तो वो लालिमा बिखेर रहा होता है हिमालय, बस जैसे आस पास लाल टमाटर सा पूरा टमाटर हो गए, ऐसा लाल, ऐसी लालिमा। प्रश्न 8, प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है? लेखिका प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर एकदम मौन,
किसी ऋषि की तरह शांत होकर सारे परिदृश्य को अपने भीतर समेट लेना चाहती थी। वह रोमांचित पुलकित थी, उसे आदिम युग की अभिशप्त राजकुमारी सी नीचे बिखरे भरी भरकम पत्थरों पर झरने के संगीत के साथ आत्मा का संगीत सुनने जैसा आभास हो रहा था। अब वो जहां वो गई थी, अब ऐसी जगह जाएं जहां नजारा तो अच्छा हो और फिर उसी नजारे में एक कदम आपको मतलब यूं लगता है बस यहाँ का बादशाह जो शहंशाह है वो हम ही हैं, हमसे बढ़कर कोई नहीं, बस रुक सा जाए ये सारा जमाना। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा बहने लगी हो, भीतर की सारी तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं इस निर्मल धारा में बह गई हो। उसका मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहे और इस झरने की पुकार सुनती रहे। प्रकृति के सौंदर्य को देखकर लेखिका को पहली बार यह एहसास हुआ कि यही चलायमान सौंदर्य जीवन का आनंद है। बाकी तो लोग क्या कर रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं, पूरे पूरे टाइम एक ऐसे बंद कमरे में रहना, दिन भर फोन चलाना, ये लाइफ नहीं है। लाइफ वो है, लेखिका बोल रही कि लाइफ ये है एक्चुअल में कि आप जितने भी गैजेट्स हैं सबको पीछे छोड़कर कुछ समय के लिए ऐसे नजारे के बीच अपने आप को पाए कि सब जितने भी अपने दिमाग में सोच विचार हैं जो हमें डीमोटिवेट करते हैं वो सारे के सारे भाग जाए और एक नया मोटिवेशन जो है, नया उत्साह जो है वो हमारी जिंदगी में उमंग लेकर आए। प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर गए। और प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका आनंद मजा ले रही थी। आहा क्या नजारे हैं। बनाने के लिए पत्थर तोड़ती सुंदर कोमलांगी पहाड़ी औरतों का दृश्य झकझोर गया। उसने देखा कि उस अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी। उनके हाथों में कुंदाल और हथौड़े थे और कईयों की पीठ पर डोके, जो बड़ी टोकरी होती है, में उनके बच्चे भी बंधे हुए थे। यह विचार उनके मन को बार बार झकझोर रही थी कि नदी, फूलों, वादियों और झरने कैसे स्वर्गिक सौंदर्य के बीच भूख, मौत और दैन्य और जिजीविषा के बीच जंग जारी है। अब जैसा कि मैंने कहा, पहले बात करी हमने कि जो पहाड़ी इलाके में रहने वाले लोग हैं, कोई भी मोटा नहीं होता, सारे पतले होते। वो ऐसे होते हैं, वो दिन भर कड़ी मेहनत करते हैं। अगर उनको मेहनत करके देख ला तो एक मन में, एक अपने मन में कहीं अपन तो कुछ नहीं कर रहे, उड़ते हैं पड़ते जो भी है अपने दिमाग में, पर अपन उतनी मेहनत नहीं करते जितने ये लोग करते हैं। अगर उतनी मेहनत करने, उस मेहनत का अगर हम 1% में अपनी लाइफ में उतार लें तो हम क्या क्या कुछ नहीं कर सकते। और यही दृश्य जो देखकर वो एहसास कर रही है कि हाँ, इतने संसाधन नहीं है, इसके बावजूद ये इतनी मेहनत करते हैं, इनके बीच जो भूख है, मौत है, वो आम बात हो जाती है कि जब उनको संसाधन नहीं मिल पाते, छोटी सी भूल चूक और एक जान का खतरा। क्योंकि पहाड़ी इलाके कब लैंडस्लाइड हो जाए, कब बर्फबारी हो जाए, किसी का कोई कह नहीं सकते। तो ये जो दृश्य था लेखिका को अंदर तक झकझोर गया था। प्रश्न 10, सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में किन किन लोगों का योगदान होता है। सबसे पहले तो वहां के गाइड का, कि वो जो उनको बता रहा है, जिस तरीके से उनके सामने रिप्रेजेंट कर रहा है वो चीजें, वो अट्रैक्टिव है। सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में निम्न लोगों का योगदान होता है। वे सरकारी लोग जो व्यवस्था में संलग्न होते हैं, ठीक है, मतलब वहां की व्यवस्था भी बनानी जरूरी है, वो हाथ होता है गवर्नमेंट के हाथ में, और वहां के जो अधिकारी हैं वो उनको मेंटेन रखते हैं, क्योंकि वही तो उनको देते हैं, गाइड करते हैं कि आपको ऐसे करना है, वो काम करने हैं, हम आपको पे करेंगे उसके लिए। और वहां के स्थानीय गाइड जो उस क्षेत्र की सर्वथा जानकारी रखते हैं और उस चीजों को ऐसे प्रेजेंट करते हैं, बस इससे अच्छा कोई है ही नहीं। और वहां के स्थानीय लोग जो सैलानियों के साथ रुचि से बात करते हैं, ये भी मैटर करता है। अगर आप कहीं घूमने जाओ, वहां के लोग ढंग से बात नहीं करते, आप जाओगे दोबारा घूमने? मैं तो नहीं जाऊंगा। तो वही चीजें जरूरी है कि वहां के जो स्थानीय लोग हैं वो भी क्या करें, प्यार से बात करें। आओ सर, बैठिए, मजे करो, खाओ पियो, ऐश करो। वे सहयोगी यात्री जो यात्रा में मस्ती भरा माहौल बनाए रखते हैं और कभी निराश नहीं होते, उत्साह से भरपूर होते हैं। उत्साह से भरपूर से मेरे को एक बात याद आई। मैं फर्स्ट टाइम बीकानेर से बाहर गया था, जयपुर। मेरा फर्स्ट टाइम था, मैं शायद 10th 11th क्लास में था, और मेरा ना तो इतना अच्छा एक्सपीरियंस अब बाहर जाने का, बस मैं छोटा सा मुंह करके चुपचाप बस के किनारे बैठा था, और वहीं साथ में मेरे कुछ 2-3 दोस्त
जो बड़े ही उत्साह किस्म के थे, और बस में उन्होंने जो हंगामा मचाया, वो मेरी ऐसी पहली ट्रिप थी जिसमें मेरे को इतना मजा आया कि मतलब दोस्तों ने पूरी बस के अंदर सबको नचा के रख दिया, चाहे वो बूढ़े हो, चाहे छोटे हो, चाहे बच्चे हो, सब जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। इतना आनंद भरा जो माहौल था, और मेरा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था बड़ा ही अमेजिंग था। उसके बाद शायद मेरे को ऐसे दोस्त अभी तक मिले नहीं कि इतना मजा हमने किया हो, बट वो जो जर्नी थी वो मेरे को हमेशा याद रहेगी। 6 घंटे का सफर, और इसमें इतने मजे कर लेने, बस मानो कि जिंदगी का एक अंश जो है वो हमने पूरा कर लिया हो। मेरे को लेखिका इस बात से याद आया, प्रश्न 11, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं, इस कथन के आधार पर स्पष्ट करें कि आम जनता की देश की आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका है। अब इस पे एक बात मैं कहना चाहूंगा कि कितना कम लेकर कितना समाज को दे देता है। अब हम जो है एक छोटा सा पेड़ जो है आज लगाते हैं, कल को 5-7 साल में वो बड़ा पेड़ हो जाएगा, और उसके जो छांव है, उसके जो फल हैं, वो सिर्फ एक तक सीमित नहीं है। वो जितने जितने उस आसपास गुजरेंगे, उसका लाभ लेंगे, तो सबको क्या करेगा, सबको वो शांति देगा, सबको वो सुख देगा। तो हमारी एक कोशिश, सिर्फ एक कोशिश समाज को अगर इतना कुछ दे सकती है, इस अर्थ को, एनवायरनमेंट को बचा सकती है, तो हमें जरूर करना है। बिल्कुल इसी तरह कि कुछ लेकर कुछ 10 मिनट लगने उसको लगाने में, और कुछ रोज का 5 से 7 मिनट लगेंगे उसको पानी देने में, बस, पर उसका जो रिजल्ट आएगा वो पुष्टे जो हैं उससे वो सुखी रहेगी। किसी देश की आम जनता देश की आर्थिक प्रगति में बहुत अधिक अप्रत्यक्ष योगदान देती है, और यही एग्जाम्पल है वो फ्लावर वैली का। वो एक रात में नहीं हुआ था, बहुत सारे लोगों ने छोटा छोटा प्रयास करके पूरा जो एकजुट होकर जब उसका रिजल्ट आया, क्या बोला था गाइड ने, 15 दिन के भीतर अगर आप देखोगे वहां फ्लावर वैली, तो पूरे वैली में ऐसे फ्लावर भरे होंगे कि मानो जैसे फूलों की सेज रखी हो, जैसे स्वर्ग में आ गए हो, बिल्कुल अप्सराओं जैसे। और आम जनता के इस वर्ग में मजदूर, ड्राइवर, बोझ उठाने वाले, फेरी वाले, कृषि कार्यों से जुड़े लोग आते हैं। और अपनी यूमथांग की यात्रा में लेखिका ने देखा कि पहाड़ी मजदूर औरतें पत्थर तोड़कर पर्यटकों के आवागमन के लिए क्या बना रही हैं, रास्ते बना रही हैं। वही उनके दिनचर्या का जो है वो साधन भी है, क्योंकि जितने पर्यटन वहां आएंगे उनका भी लाभ होगा, उनका भी बिजनेस होगा, थोड़ा उनको बाहर का जो वातावरण है उनसे कनेक्शन होगा, जो सोसाइटी है वहां से कनेक्शन होगा, तो जरूरी है उनके लिए। और इससे यहाँ पर्यटकों की संख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी, जिसका सीधा असर देश की प्रगति पर पड़ेगा। और इसी प्रकार कृषि कार्यों में शामिल मजदूर, किसान फसल उगाकर राष्ट्र की प्रगति में अपना बहुमूल्य योगदान देते हैं। और मेरा भी यही मानना है कि अगर आप घूमने जाओ तो ऐसी जगह जाओ जहां के सोसाइटी को जरूरत हो सैलानियों की, क्योंकि फेमस जगह तो बहुत लोग जाते हैं, और ऐसी सुंदरता कुछ ऐसे जगह पे मिलती है जहां पे संसाधन शायद पूरे ना हो। और यही एक जगह है। गंगटोक की बात करूं, मेघालय की बात करूं, मैं मानसरोवर की बात करूं, वहां एक ब्रिज है, मेरे को याद है, मैंने पढ़ा था उसके बारे में कि वो जो पेड़ की जड़ है, उस जड़ से नदी के ऊपर जो है वो पुल बना हुआ, और वो इतना मजबूत है कि उस पूरे पुल पे अगर सैलानी खड़े हो तो भी वो नहीं गिरता। सिर्फ बाय नेचुरल बना हुआ है, वो भी पेड़ की जड़ों से पुल बना हुआ है वो। और मानसीराम की बात करें, जहां वर्षा अधिकतम होती है, वहां का नजारा, वहां के जंगल इतने प्यारे हैं कि मन को स्तब्ध कर देते हैं। प्रश्न 12, आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है, इसे रोकने में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन है ये चैप्टर के अकॉर्डिंग भी है, और चैप्टर के अदर आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए उसके अनुसार भी ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने के क्रम में आज पहाड़ों पर प्रकृति की शोभा को नष्ट किया जा रहा है, वृक्षों को काटकर पर्वतों को नंगा किया जा रहा है, शुद्ध पवित्र नदियों को विविध प्रकार से प्रदूषित करने में कोई कसर वो नहीं छोड़ी जा रही। और सबसे बड़ा जो हाथ है नदियों को प्रदूषित करने में वो है ऐसा इंडस्ट्रियल एरिया, ऐसी फैक्ट्रियां जो अपना वेस्टेज जो है वो नदियों में छोड़ देते हैं। नगरों का, फैक्ट्रियों का गंदा पानी पवित्र नदियों में छोड़ा जा रहा है, और सुख सुविधा के नाम पर पॉलीथीन का अधिक प्रयोग और वाहनों के द्वारा प्रतिदिन छोड़ा धुआं पर्यावरण के संतुलन को क्या कर रहा है, बिगाड़ रहा है। और इस तरह प्रकृति का गुस्सा बढ़ रहा है। प्रकृति का गुस्सा कैसे बढ़ रहा है, डिजीज जो है कोई सी भी हो सकती है, चाहे वो नेचुरल डिजीज हो, चाहे फ्लूड हो, चाहे कोई बीमारी हो, यही गुस्सा प्रकृति निकालेगी। अर्थक्वेक भी हो सकता है, मौसम में परिवर्तन आ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहा है, और हो सकता है सर किसी दिन प्रलय जैसा जो
देखने को मिले। अभी कोविड था कुछ टाइम पहले, हमने देखा, एक मैं बात करता हूँ, चलो दिल्ली की बात करते हैं हम। दिल्ली में अभी इतनी गाड़ियां चल रही हैं, इतना पोल्यूशन है कि अगर शाम को 5-6 भी बज जाते हैं तो वहां लोगों को आसमान जो है, पूरे दिन की बात कर रहा हूं, आसमान जो है वो साफ दिखना नसीब नहीं होता। रात को तारे नहीं दिखते लोगों को, वहां इतना पोल्यूटेड वो जो हो रखा है। बट जब कोविड टाइम था तो गवर्नमेंट ने पूरा बैन रखा था, पूरा बैन कर रखा था कि घर से बाहर कोई निकलेगा ही नहीं, और गाड़ी का यूज तो मतलब खत्म सा हो गया था, सब अपने घरों में ही थे। वो लास्ट ऐसा टाइम होगा शायद तब लोगों ने वहां रात में तारे देखे, क्योंकि तारे देने इन द सेंस कि वहां पोल्यूशन हुआ नहीं, और जब पोल्यूशन हुआ ही नहीं तो जो आसमान था वो पूरा साफ था। और कोविड का सिर्फ वही एक साल था जिसमें जो नेचर वो अपने आप को हील कर रहा था। हील इन द मींस कि जो नई चीजें हैं, जो लोग उनको पेड़ों को नहीं काट रहे थे, वो एक ऐसा समय था जब कोई पेड़ नहीं काटा गया, किसी का एक्सीडेंट नहीं हुआ, सब जो अच्छी चीजें हैं वो अच्छी चीजें हुई। और यही जो प्रकृति का गुस्सा अभी शायद कम था, कल को और ज्यादा आ जाए। तो यही निवेदन है कि ऐसा काम ना करें, और यदि आपके सामने ऐसा हो रहा हो तो उसके रोकने की कोशिश करें। और सबसे बड़ा इसका जो आप हर कोई कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ, क्योंकि पेड़ जो है वही एकमात्र उपाय है इस प्रकृति को हील करने का, इस प्रकृति को पुनर्जन्म देने का। प्रकृति के साथ खिलवाड़ को रोकने में हम सहयोग दे सकते हैं। वर्तमान में खड़े वृक्षों को ना काटे और ना काटने दें। इसका उदाहरण, सबसे बड़ा उदाहरण है बिश्नोई समाज, जिसका हम देखते हैं अमृता देवी बिश्नोई, नाम सुना होगा आपने। उन्होंने पेड़ों को काटने से रोकने के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी थी और पेड़ से लिपट गई थी। और उस राजा ने जिसने कटवाए थे, उसने हुक्म देने के बाद भी उनको मार दिया, काट दिया गया। फिर उनका जज्बा लेकर कई लोग उन पेड़ों से लिपट गए थे और वहां उन लोगों को मार दिया गया। और आखिरकार जब राजा को यह एहसास हुआ कि उसने गलत किया है, तो पूरा का पूरा जो काटने का सिस्टम था रोक दिया गया। और आज इस वन वाले जितना भी वन विभाग में है, जो अच्छा काम करता है प्रकृति के लिए, उसको अमृता देवी पुरस्कार दिया जाता है। तो ये है हमारे भारत की सच्चाई। पर हमें इसे जो है वो और आगे बढ़ाना होगा, हर एक पेड़ लगाना होगा। तो मेरी आपसे निवेदन है कि हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। एक छोटा सा जो योगदान है आपका, कल को एक बड़ा वृक्ष बनकर सहारा देगा। यथासंभव वृक्षारोपण करें और दूसरों को वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करें। जो पर्यावरण दिवस है वो सिर्फ एक दिन नहीं होना चाहिए, हर दिन पर्यावरण दिवस होना चाहिए। मेरा तो यही मानना है। आपके सुझाव अगर जो है वो कमेंट में मुझे जरूर बताएं। वाहनों का प्रयोग यथासंभव कम करें। सब्जी लाने और व्यर्थ सड़कों पर घूमने में वाहनों का उपयोग ना करें। पॉलिथीन, अवशिष्ट पदार्थों तथा नालियों के गंदे पानी को नदियों में ना जाने दे। हालांकि गवर्नमेंट ने पॉलिथीन बैन कर दी है, पर इसके बावजूद भी पॉलिथीन का जो बिजनेस है वो रुका नहीं है। बट कागजों में बैन है, एक्चुअल में जब वहां जाके देखोगे तो बैन नहीं है। लोग अंधाधुंध अभी भी क्या कर रहे हैं, पॉलिथीन का यूज कर रहे हैं। प्रश्न 13, प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी का जिक्र किया गया है। प्रदूषण के और कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आए हैं, लिखें। लेखिका को उम्मीद थी कि उसे लायुग में बर्फ देखने को मिलेगी। उसने कहा था ड्राइवर से, वहां तो बर्फ होगी ना। तब ड्राइवर का उत्तर था, वो तो देखने पर ही पता लगेगा। बर्फ देखने को मिल जाएगी, लेकिन एक सिक्किमी युवक ने बताया कि प्रदूषण के कारण स्नोफॉल कम हो गया है, अतः उन्हें 500 मीटर ऊपर कटाव में ही बर्फ देखने को मिलेगी। और प्रदूषण के कारण पर्यावरण में अनेक परिवर्तन आ रहे हैं। स्नोफॉल की कमी के कारण नदियों में जल प्रवाह की मात्रा कम हो रही है। स्नोफॉल होता है, गर्मी में पानी, बर्फ पिघलती है और पानी बनता है। और जब स्नोफॉल होगा ही नहीं, बर्फ आएगी नहीं, तो पानी बनेगा कैसे? और नदियों में जल की जो संचय मात्रा वो कम हो जाएगी। परिणाम स्वरूप पीने योग्य जल की कमी सामने आ रही है। प्रदूषण के कारण ही वायु प्रदूषित हो रही है। महानगरों में सांस लेने के लिए ताजा हवा का मिलना भी मुश्किल हो रहा है। सांस संबंधी रोगों के साथ साथ कैंसर तथा उच्च रक्तचाप की बीमारियां बढ़ रही है। ध्वनि प्रदूषण मानसिक अस्थिरता, बहरेपन तथा अनिद्रा जैसे रोगों का कारण बन रहा है। और ये सिर्फ हो रहा है पोल्यूशन के कारण। यानी पोल्यूशन ना हो तो 90% जो बीमारियां वो शायद खत्म ही हो जाए। जैसे हम बात करें, अभी तो इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, बट एंशिएंट टाइम में जब इतना कुछ था ही नहीं तो लोग बीमार भी नहीं पड़ते थे। उनका शरीर जो है वो स्वस्थ सुडौल रहता था। वो इसी कारण से रहता था कि इतना कोई प्रदूषण कुछ नहीं था।
प्रश्न 14, कटाव पर किसी भी दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है। इस कथन के पक्ष में अपनी राय व्यक्त कीजिए। किसके लिए वरदान है? कटाव पर दुकान का ना होना। कैसे? कटाव को अपनी स्वच्छता और सुंदरता के कारण हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। ठीक है, अब समझ ही गए होंगे आप। या उससे भी अधिक सुंदर। यह सुंदरता आज इसलिए विद्यमान है कि यहाँ कोई दुकान आदि नहीं। अब देखो, सरासर साफ साफ कहा गया है कि इसमें गलती किसकी है? इंसानों की है। बिल्कुल, इसमें कहने में कोई शर्म नहीं है कि जितना भी पोल्यूशन हो रहा है, जितनी भी गंदगी हो रही है, जितना भी एनवायरमेंट में बीमारियां है, उसका सबका एक ही कारण है, वो है इंसान की लापरवाही और बिना सोचे समझे संसाधनों का उपयोग। साफ साफ नजर आ रहा है कि सही है, वहां कोई दुकान नहीं है। अगर दुकान होती तो कचरा वहां वो भी फैलाते और लोग भी फैलाते, क्योंकि लोग पता नहीं कितने मूर्ख कैसे हो जाते हैं। यदि यहां भी दुकानें खुल जाए, व्यवसायीकरण हो जाए, तो इस स्थान की सुंदरता जो है जाती रहेगी, मतलब समाप्त हो जाएगी। इसलिए कटाव में दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है। मनुष्य सुंदरता को देखकर प्रसन्न होता है तो मनुष्य ही सुंदरता को बिगाड़ता है। यही सत्य है, बिगाड़ने वाला मनुष्य ही है। अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य का पालन न कर प्रयुक्त चीजों के अवशिष्ट को जहां तहां फेंक कर सौंदर्य को ठेस पहुंचाए बिना नहीं रहता। और यही आप, चलो भारत में तो इतना सख्त कानून नहीं है, अगर भारत के बाहर हम कहीं जाएं तो कानून इतना सख्त है कि अगर आपने कचरा डस्टबिन में नहीं फेंका तो आपके खिलाफ तुरंत एक्शन होता है, और उसमें तुरंत एक्शन के लिए जेल ही मिलता है पहले आपको, पुलिस FIR। कटाव में दुकान न होने से व्यवसायीकरण नहीं हुआ है, जिससे आने जाने वाले लोगों की संख्या जो है वो सीमित रहती है। इससे यहाँ की सुंदरता बची है। और जैसे दुकानें आदि खुल जाने से अन्य पवित्र स्थानों की सुंदरता जो है वो जाती रहती है, वैसे ही कटाव की सुंदरता भी मटमेली हो जाएगी। और ये बात कटु सत्य है, सभी मनुष्यों की बात नहीं कर रहा, पर हमें पता है हम किन की बात कर रहे हैं। और जो सत्य है, कहा गया कि सत्य सदैव कड़वा होता है, बिल्कुल सही बात कही गई है। प्रश्न 15, प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है? और यह जल संचयन व्यवस्था मानव द्वारा निर्मित नहीं, प्रकृति द्वारा निर्मित है। वो कैसे है? प्रकृति ने जल संचय की बड़ी अद्भुत व्यवस्था की है। प्रकृति सदियों में पर्वत शिखरों पर बर्फ के रूप में गिरकर जल का भंडारण करती है, और हिममंडित पर्वत शिखर एक प्रकार के जल स्तंभ है जो गर्मियों में जल धारा बनकर क्या करती हैं? करोड़ों कंठों की प्यास बुझाते हैं। नदियों के रूप में बहती ये जलधारा अपने किनारे बसे नगर गांव में जल संसाधन के रूप में तथा नहरों के द्वारा विस्तृत क्षेत्र में सिंचाई करती है और अंततः सागर में जाकर मिल जाती है। सागर में जल वाष्प बादल के रूप में उड़ते हैं जब मैदानी क्षेत्रों में वर्षा तथा पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ के रूप में बरसते हैं। और इस प्रकार जो जल चक्र है वो प्रकृति के जल संचयन की विधि परस्पर चलती रहती है। और इसमें जो अड़चन बना हुआ है वो मनुष्य, क्योंकि प्रदूषण के कारण क्या नहीं हो रहा है? स्नोफॉल नहीं हो रहा है। और स्नोफॉल नहीं हो रहा तो हिमालय जब बर्फ जमेगी ही नहीं तो पिघलेगी कहां से? सही है। प्रश्न 16, देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं, उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए? देश की सीमाओं पर बैठे फौजी उन सभी विषमताओं से जूझते हैं जो सामान्य जनजीवन के लिए अति कठिन है। कड़कड़ाती ठंड, जहां तापमान माइनस में, शून्य से भी कम, -30, -40, -50 तक पहुंच जाता है, जहां पेट्रोल छोड़ सब कुछ जम जाता है, वहां भी फौजी जम्न तैनात रहते हैं। और इसी तरह वह शरीर को तपा देने वाली गर्मियों के दिनों में रेगिस्तान में रहते हुए हाफ हाफ कर अपने अनेक विषमताओं से जूझते हुए कठिनाइयों का सामना करते हैं। हमारे तो क्या, हमारे पास घर में बैठे एसी लगा हुआ, बस ठीक है, ठंडा हो गए, और सर्दियों में बंद कमरे, ठीक हो गया। बट जहां ये एक्चुअल में फौजी हैं, जो आर्मी है, वो जहां पहरा दे रही है, वहां की ठंड एक सामान्य व्यक्ति से बर्दाश्त के बाहर है। क्योंकि वहां, जैसे कि मैंने कहा, आलू जो होता है वो भी पूरा पत्थर जैसा हो जाता है कि फेंक के मारे तो आदमी की मौत हो जाए, ऐसा हो जाता है वहां। फिर उसको बहुत सारे तरीके हैं, जो गाड़ी है उनको पूरी रात चालू रखना पड़ता है, तब जाके वो सुबह काम करे, अन्यथा अगर उसको बंद करके छोड़ दिया तो सब कुछ जम जाता है। वहां का जीवन बहुत कठिन है,
सामान्य व्यक्ति के लिए वो तो नरक के समान है, बट फिर भी जो आर्मी है वो डटी है, खड़ी है, किसके लिए? सिर्फ हमारी सुरक्षा के लिए। और हमारा दायित्व है कि हम एक छोटा सा काम करें, इस पर्यावरण को बचा के रखें, वही जो होगा उनके लिए सबसे बड़ा योगदान होगा। और उनके प्रति हमारा दायित्व है कि हम उनका सम्मान करें, उन्हें देश की प्रतिष्ठा और गौरव को अक्षुण्ण रखने वाली महारथी के रूप में आदर दें, उनके और उनके परिवारों के प्रति सम्मानीय भाव तथा आत्मीय संबंध बनाए रखें, सैनिकों के दूर रहते हुए उनके हर कार्य में सहयोगी बने, उन्हें अकेलेपन का एहसास न होने दें तथा उन्हें निराशा से बचाएं। एक स्टोरी है, मैं बताता हूँ, बीकानेर की है, मेरी खुद के साथ घटित हुई है। हुआ क्या था, मैं गंगानगर से आया था कोई एग्जाम देकर और लेट हो गई थी, मेरे को घर पहुंचना था। उस मेरे साथ में ऑटो में एक आर्मी के ऑफिसर बैठे थे, मतलब कोई सैनिक वगैरह था, तो उनको जाना था आर्मी क्वार्टर वाले में। और वो जो टैक्सी ड्राइवर था वो गलत समझने के कारण वो कहीं और लेके आया, तो मेरे को भी छोड़ना था और उसको भी छोड़ना था। फिर उन्होंने कहा कि ये मेरा बताया कि ये पहले बैठे, आप पहले इनको छोड़ना पड़ेगा। तो आधे रास्ते में मेरे को ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने यही कहा कि काम करो, आप मुझे यहीं छोड़ दो और जो मैंने आपको जो भी हुआ है अपना उनको करो, वापस जहां ये बोल रहे हैं उनको वहां छोड़ के आओ। क्योंकि वो बता रहे थे ऑफिसर कि वो यहाँ के नहीं है, वो बाहर के किसी उत्तराखंड उस तरफ से आए हैं और यहाँ उनको आर्मी क्वार्टर में रिपोर्ट करनी है टाइम से पहले। तो मैंने उनको सलाह दी कि आप मुझे छोड़ दो, मैं चला जाऊंगा, मेरे लिए तो ये जगह नोन है, बट इनको नहीं पता। तो जहां ये बोलते हैं आप उनको वहां छोड़ के आओ, और अगर पैसे की दिक्कत है, अगर आपको किराया चाहिए मेरी तरफ से तो वो भी ले लो। तो फिर टैक्सी वाले भैया को समझ में आ गया, उन्होंने मेरे से किराया लिया नहीं और उन भैया को जहां वो बता रहे थे उनको वहां छोड़ दिया था। तो मेरा ये मानना है कि जितना हम सपोर्ट कर सकते हैं उतना जरूर करें और इनकी हमेशा रिस्पेक्ट करें, क्योंकि ये अपनी जिंदगी को जोखिम में डालकर हमारे लिए सिर्फ क्या करते हैं, सिर्फ हमारे लिए उस बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, सिर्फ हमारी रक्षा के लिए। तो इतना तो उनका भी हक बनता है कि नहीं? अब हमारे पास है अन्य महत्वपूर्ण, इस पाठ में जितने भी प्रश्न हैं, आपने चाहे वीडियो देखा है चाहे नहीं देखा, डजंट मैटर, बट इस चैप्टर के अंदर आपके वीडियो पढ़ा हुआ नहीं पढ़ा हुआ सारांश देखा है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इतने क्वेश्चन है इसके अंदर कि पाठ का एक एक कतरा है वो भी क्लियर करवा दूंगा। रात के सम्मोहन में डूबी लेखिका अपने भीतर एक शून्यता की स्थिति महसूस कर रही है। लेखिका ऐसी स्थिति कब और कैसे मुक्त हुई? लेखिका गंगटोक की सितारों भरी रहस्यमय रात देखकर सम्मोहित रही। सौंदर्य गुण जादू भरे क्षणों में लेखिका अपने बाहर भीतर शून्यता की स्थिति महसूस कर रही थी, और उसकी यह स्थिति तब टूटी जब उसके होंठ एक प्रार्थना गुनगुनाने लगे। साना साना हाथ जोड़ी गर्दन प्रार्थना, हमरो जीवन तुमरो कोसली। इस प्रार्थना को आज ही सवेरे उसने एक नेपाली युवती से सीखा था। साना साना हाथ जोड़ी, जिसका पूरा का पूरा इस चैप्टर का नाम दिया गया है, इसी कारण दिया गया है। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे देखिएगा जा रही थी, वो क्या करती थी, सबको हाथ जोड़ रही थी, जितने भी मंदिर आए थे सबको हाथ जोड़ रही थी, तो साना साना हाथ जोड़ी थी, उसी के ऊपर इस चैप्टर का नाम है। और एक जो युवती है वो गाना गा रही थी, प्रार्थना जो है, हमरो जीवन तिमरो कोसली। हमरो जी मतलब हमारा जीवन, तुमरो कोसली मतलब आपका दिया हुआ है कि नहीं? प्रश्न 2, सुबह सुबह बालकनी की ओर भाग कर लेखिका के हाथ निराशा क्यों लगी? उसके निराश मन को हल्की सी सांत्वना कैसे मिलेगी वो हम बताएंगे। कि सवेरे सवेरे आंख खुलते ही लेखिका बालकनी की ओर भाग कर गई। किस लिए? क्योंकि वह कंचनजंगा देखना चाहती थी, और उसे यहाँ के लोगों ने बताया कि मौसम साफ होने पर बालकनी से कंचनजंगा की जो चोटी है वो दिखाई देती है। मौसम अच्छा होने के बाद भी बादल घिरे थे, इसलिए कंचनजंगा ना देख पाने से कारण उनके हाथ जो है वो निराशा लगी। लेखिका ने रंग बिरंगे इतने सारे फूल खिले देखे कि उसको लगा कि वह फूलों के बाग में आ गई है। उसके मन को हल्की सी शांति मिली कि कंचनजंगा तो नहीं दिखी, बट जो ये फ्लावर है, ये फूलों का जो संसार है, कम से कम वो तो थोड़ी खुशी देगा मुझे, है ना? तो खुश हो गई लेखिका, कह रहे वाह कितने सुंदर सुंदर फूल हैं। प्रश्न 3, कवि लॉन्गस्ट्रोक के बारे में जितेन नार्गे ने लेखिका को क्या बताया कि इसी स्थान पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। तिब्बत के चीज खेमसन, क्या नाम है, चीज खेमसन ने लेप्चाओ के शोमेन से कुंजतेक के साथ जो एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए थे वो यही किए थे, और यहाँ सिक्किम की
दोनों स्थानीय जातियां लेप्चा और भूटिया के बीच लंबे समय तक चले झगड़े के बाद शांति वार्ता की शुरुआत संबंधी पत्थर स्मारक के रूप में मौजूद है। बताया गया है कि यहाँ क्या क्या मसला जो हुआ था, उनका जो सुलह है वो हो चुकी है, और वही जो एक शांति का प्रतीक है, वहां एक जो कह सकते हैं सिलेंडर सा लगा हुआ है, गोल लगा हुआ है, जिसको घुमाने से क्या होता है, पाप धुलते हैं। प्रश्न 4, ऊंचाई की ओर बढ़ते जाने पर लेखिका को परिदृश्य में क्या क्या अंतर नजर आए। लेखिका जो जो ऊंचाई की ओर बढ़ती जा रही थी, त्यों त्यों बाजार, लोग, बस्तियां कम होती जा रही थी, क्योंकि वहां कौन बसेगा, पहाड़ की पीक पे जाके। चलते चलते स्वेटर बुनने वाली नेपाली युवतियां और कार्टून ढोने वाले बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे। अब देखो यहाँ एक कार्टून वर्ड है, दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं एनिमेटेड कार्टून्स, वो होते हैं कार्टून, और ये है कार्टन्स। क्या बोलते हैं इनको, कार्टन्स, कार्टन कार्टून, कार्टन कार्टून, कार्टन कार्टून। ओके, घाटियों में बने घर ताश के बने घरों की तरह दिखाई दे रहे थे। हिमालय अब अपने विराट रूप एवं वैभव के साथ दिखने लगा। जैसे जैसे हम हिमालय की तरफ बढ़ रहे हैं ना, वैसे वैसे हिमालय का जो एटीट्यूड है, जो एक्चुअल एटीट्यूड, जो विशाल हिमालय एग्जिस्ट है वहां पे, जो इतने सालों से रक्षा कर रहा है, उन समुद्री जमती हवाओं की, भारत की रक्षा कर रहा है उन हवाओं से, वो आज भी अड़िग खड़ा है अपनी जगह पर। और उस एक विशाल एटीट्यूड जो है वो उनका वहीं जाके पता चलेगा कि एक्चुअल में हिमालय चीज क्या है। रास्ते संकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होते जा रहे थे, बीच बीच में रंग बिरंगे खुले फूल दिख जाते हैं। अब जैसे ये हिमालय की बात करूं मैं, ये पहाड़ है कोई, तो जो पहाड़ चढ़ने वाले हैं वो तो सीधा चढ़ते डायरेक्ट रस्सी लगाकर, और ट्रेवल करने वाले घूमने हैं वो चढ़ते हैं गोल गोल, उनको ऐसे गोल गोल घूम के चढ़ना पड़ता है, क्योंकि गाड़ी तो सीधी तो जाएगी नहीं, सीधी जाएगी तो उल्टी और वापस नीचे आ जाएगी। तो कह रहे हैं घुमावदार होते जा रहे हैं, संकरे पतले, उतनी जगह है कि सिर्फ उसमें एक गाड़ी या फिर एक व्यक्ति। प्रश्न 5, युमथांग के रास्ते में दोनों ओर बिखरे असीम सौंदर्य को देखकर लेखिका एवं अन्य सैलानियों की प्रतिक्रिया किस तरह से अलग थी। गंगटोक से युमथांग जाते समय रास्ते के दोनों किनारों पर असीम सौंदर्य, सुंदरता का नजारा बिखरा था। इस सौंदर्य को देखकर अन्य सैलानी झूमने लगे, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, गीत गाने लगे, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, गीत गाने लगे। पर लेखिका की प्रतिक्रिया इससे हटकर ही थी। वह किसी ऋषि की भांति शांत होकर सारे परिदृश्य को अपने भीतर समेट लेना चाहती थी। जैसे कोई पंडित जी हम मंत्र फूंक रहे, बस जितना भी है ये समा जाए, मैं भूलू ना इनको, बस मेरे को याद रह जाए, तो शायरी बन गई। तो वह कभी आसमान छूते पर्वत शिखरों को देखती, तो कभी दूध की धार की तरह झरझर गिरते जल प्रपातों को, कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठलाकर बहती चांदी की तरह कौंध मारती तिस्ता नदी को। और ऐसा सौंदर्य देखकर वह रोमांचित हो गई। मैं होता तो पागल से चिल्लाना उठता, क्या देख लिया। प्रश्न 6, 7 सिस्टर्स वाटरफॉल, 7 नदियों से मिलकर बना झरना को लेखिका ने किसका प्रतीक माना। उसका सौंदर्य देखकर लेखिका कैसा महसूस करने लगी। 7 सिस्टर वाटरफॉल को लेखिका के जीवन की अनंतता का प्रतीक मान रही थी। लेखिका को उस झरने से जीवन शक्ति का एहसास हो रहा था। इसका सौंदर्य देख लेखिका को ऐसा लग रहा था जैसे वह स्वयं देश और काल की सीमाओं से दूर बहती धारा बनकर बहने लगी। उसकी मन की तामसिकता इस निर्मल धारा में बह गई। बस जो भी मेरे द्वेष है, मन में चलते हुए द्वेष, सब के सब इसके साथ बह जाए और मैं एकदम शांत सा महसूस कर रही हूँ। वह अनंत समय तक ऐसे बहते रहना चाहती थी और झरने की पुकार सुनना चाहती थी, क्योंकि वो झरना जो है, कोई भी नदी झरना, वो निश्चल निस्वार्थ रूप से बहते हैं। कोई मतलब नहीं उनको कि कितनी ढलान है वहां मेरे को बहना, उनके कोई दोष नहीं होता कि मैं उस घर में नहीं जाऊंगी, वहां नहीं जाऊंगी ना, बस अपने मंत्रमुग्ध हुए, सब कुछ छोड़ा और जहां ढलान दिखी, जहां उनका रास्ता है, बहने लगती हैं। और ढलान के अगर रास्ता नहीं हो तो भी वो रास्ता बना लेती है। यही जो फील है वो जो लेखिका फील करना चाहती थी उस 7 सिस्टर के झरने से। लेखिका ने छाया और माया का अनूठा खेल किसे कहा है, कभी छाया तो कभी माया।
उत्तर लेखिका ने यूनथांग के रास्ते पर दुर्लभ दुर्लभ देखे प्राकृतिक सौंदर्य के उसने कहीं नहीं देखे। ये दृश्य उसकी आंखों और आत्मा को सुख देने वाला। धरती पर कहीं गहरी हरियाली फैली थी तो कहीं हल्का पीलापन दिख रहा था, कहीं नंगे पत्थर ऐसे दिख रहे थे जैसे प्लास्टर उखड़ी पथरीली दीवार हो। देखते ही देखते आंखों के सामने सब कुछ ऐसे गायब हो गया जैसे किसी ने जादू की जो छड़ी है फिरा दी हो। दीपक सर ने तो नहीं फिराई, क्योंकि बादलों ने सब कुछ ढक लिया था। प्रकृति के इसी दृश्य को लेखिका ने छाया और माया कहा है। और बादलों का जो खेल है वो अनूठा है। कभी आपने महसूस किया या फिर कभी ऐसा दृश्य आपके साथ हुआ है कि आप कहीं एक जगह पर खड़े हो, आप किसी जगह पर खड़े हो और बारिश हो रही है, पर बारिश यूं है कि आप खड़े हो, इस तरफ तो बारिश हो रही है और इस तरफ जो है पूरा सूखा पड़ा है, बस सिर्फ छाया है, बारिश नहीं हो रही। कभी ऐसा देखा है? वो भी क्या है, अद्भुत जो एक्सपीरियंस है वो है रहा है। मेरे साथ होता है एक बार ऐसा, जब मैं स्कूल से घर जा रहा था। प्रश्न 8, लेखिका ने किस चलायमान सौंदर्य को जीवन का आनंद कहा है? उसका ऐसा कहना कितना उचित है और क्यों? लेखिका निरंतरता की अनुभूति कराने वाले पर्वत, झरने, फूल, घाटियां और वादियों के दुर्लभ नजारों को देखकर आश्चर्य से सोचा कि पल भर में ब्रह्मांड में कितना घटित हो रहा है। निरंतर प्रवाह में झरने, वेगवती तिस्ता नदी, उड़ती धुंध, ऊपर मंडराते आवारा बादल, हवा में हिलते प्रियोता और रूनोडेड्रो के फूल सभी लय और तान में प्रवाहमान है। ऐसा लगता है कि ये चरेवती का संदेश दे रहे हैं, बस जिए जाओ। उसका ऐसा कहना पूर्णतः उचित है, क्योंकि इसी चलायमान सौंदर्य में जीवन का जो वास्तविक आनंद छिपा है। कभी नहीं रुकते, ये झरना है, पर्वत है, ये कभी अपने काम से नहीं रुकते। और हमारे शरीर में जो हमारा हृदय है वो एक सेकंड के लिए भी रुकता नहीं, क्योंकि अगर वो रुक गया तो ये जो पूरा अड़ंगा खड़ा है ना, ये काम करना ही बंद कर देगा। तो शायद हमें भी उनसे कुछ सीख मिलनी चाहिए कि हमें आराम करने कम से कम वक्त तो मिलता है। इनको देखे तो ये पूरे जब तक है, जब से हैं तब से लेकर निरंतर कार्य करते ही आ रहे हैं और अपना जो कर्तव्य है वो निभाते आ रहे हैं। प्रश्न 9, लेखिका ने पहाड़ी औरतों और आदिवासी औरतों में क्या समानता महसूस की कि देखा कि कोमल काया वाली औरतों में हाथ में कुदाल और हथौड़े लिए भरपूर ताकत जो है वो पत्थरों पर मार रही है, उनको तोड़ रही है, रास्ता बना रही है। किसके लिए? हमारे लिए। इनमें से कुछ की पीठ बंधी डोकों में उनके बच्चे भी बंधे थे। वे भूख से लड़ने के लिए मातृत्व और श्रम साधन साथ साथ ढो रहे थे। ऐसा ही पलामू और गुमला के जंगलों में लेखिका ने देखा था कि आदिवासी युवतियां जो है वो पीठ पर बच्चों को कपड़े से बांध कर पत्तों की तलाश में वन डोलती थी और उनके पांव फूले हुए थे। और इधर पहाड़ी औरतों के हाथों में श्रम के कारण गांठें पड़ गई थी। ये होता है जीवन के लिए असली संघर्ष। एक संसाधन जो हमें आसानी से मिल जाता है पर कहीं कहीं लोगों को नसीब भी नहीं होता और उनके लिए उनको कितनी मेहनत करनी पड़ती है आपके सामने। पहाड़ के निवासियों का जीवन परिश्रम पूर्ण एवं कठोर होता है। सो उदाहरण स्पष्ट कीजिए कि पहाड़ के निवासी परिश्रम करते हुए कठोर जीवन जीते। बिल्कुल, उन्हें अपनी रोजी रोटी के लिए इतना श्रम करना पड़ता है कि वहां कोई बरबाला नहीं दिखता। वहां की औरतें शाम तक गाय चराती हैं और लौटते समय लकड़ियों के भारी भरकम उठा गट्ठर जो है वो लादे आती हैं। बहुत सी औरतें पहाड़ों को तोड़कर सड़क बनाने, उन्हें चौड़ा करने जैसे कठोर परिश्रम और खतरनाक जिसमें मौत का भी डर है उसमें लगी रहती है। और यहाँ के बच्चों को 3-4 किलोमीटर दूर दूर स्कूल जाना पड़ता है। वे लौटते समय लकड़ियों का गट्ठर साथ लाते हैं और हमें सुबह आएगी 6:30 बजे स्कूल बस और शाम 2 बजे आपको ड्रॉप कर देती है, जिसमें भी 6:30 बजे की बस है। 6:15 पे तो हम उठते हैं और वहीं तैयार होकर फटाफट से निकल लिए स्कूल और 2 बजे घर पहुंच जाते हैं। वही बहुत थक गए। थकना तो इसे कहते हैं एक्चुअल में। 2-2 किलोमीटर स्कूल जा रहे हैं पैदल, पहाड़ों पे चढ़ के जा रहे हैं, फिर आते समय गट्ठर भी ला रहे हैं। ये होती है मेहनत। अपन तो सिर्फ गुजारा कर रहे हैं। प्रश्न 1, गर्मियों में बर्फ शिलाएं पिघलकर, ये क्वेश्चन है मूल्य परक अर्थात की प्रश्न में पूछे गए हैं, सिर्फ बोर्ड के एग्जाम में नहीं और भी एग्जामों में आए हैं।
तो मूल्यप्रक प्रश्न है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गर्मियों में बर्फ शिलाएं पिघलकर हमारी प्यास बुझाती है, ऐसा लेखिका की सहेली ने किस संदर्भ में कहा? बढ़ते जल प्रदूषण को दूर करने के लिए आप क्या क्या करना चाहोगे? अब अदर एग्जाम जैसे कि सीबीएसई एफिलिएटेड अदर एग्जाम्स होते हैं, स्पोर्ट्स के लिए होते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, रिटन कॉम्पिटिशन होते हैं, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। गर्मियों में बर्फ शिलाएं पिघलकर हमारी प्यास बुझाती है, ऐसा लेखिका की सहेली ने प्रकृति द्वारा जल संरक्षण की अद्भुत व्यवस्था के संदर्भ में कहा। और प्रकृति सर्दियों में जो है वो बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है, और गर्मियों में वही बर्फ पानी के लिए हाय तौबा मचने पर यह बर्फ जो है वो शिलाएं पिघल कर हमारी प्यास बुझाती है। बढ़ते जल प्रदूषण को दूर करने के लिए मैं निम्नलिखित उपाय पर कार्य करना चाहूंगा। पहला, नदियों, झीलों तथा तालाबों में दूषित जल मिलने से रोकने के लिए लोगों को जागरूक करूंगा कि साफ तो करो उनको, या फिर कोशिश करें कि जो प्रदूषित जल है या फिर जो अपशिष्ट है वो हम उनमें ना फेंके। जहां जल बहता हुआ हो उसके लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए। फैक्ट्रियों का रसायन युक्त कचरा इनमें मिलने से बचने का अनुरोध करूंगा। पूजा पाठ की अवशिष्ट सामग्री नदियों में ना डालने का अनुरोध करूंगा, और जल स्रोतों के निकट गंदगी ना फैलने का अनुरोध करूंगा। मैं यही चाहूंगा कि ये जब जो चीजें हैं इसको ध्यान में रखकर जो पानी है, बहता पानी, इस प्रकृति को बचाए रखें। प्रश्न 2, जाने कितना ऋण है हम पर नदियों का? लेखिका ने ऐसा क्यों कहा है? इन नदियों का ऋण चुकाने के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? और अगर वास्तविकता देखी जाए तो इस धरती का, इस पूरे के पूरे जितना भी एनवायरनमेंट जिसमें हम रह रहे हैं उनका हम पे जो कर्ज है वो अगर हम 7 जन्म मिलकर भी चुकाने की कोशिश करें तो चुकाना संभव नहीं। हाँ, इसमें हम कुछ योगदान जरूर दे सकते हैं, पर माता और इस पृथ्वी का जो कर्ज है वो ताउम्र नहीं चुकाया जा सकता। चाहे आप अपना गला काट कर उसके समक्ष क्यों ना रख दो, पर एक माता का कर्ज और धरती माता का कर्ज कभी नहीं चुकाया जा सकता। बट उसमें आप योगदान दे सकते हो। अथवा नदियों का हम पर ऋण होने पर भी हमारी आस्था इनके लिए घातक सिद्ध हो रही है। कैसे? आप नदियों को साफ कर रखने के लिए क्या क्या करना चाहोगे? जो सब कुछ जो किया जा सकता है वो सब कुछ करना चाहेंगे। जाने कितना ऋण है हम पर नदियों का? लेखिका ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि नदियों का पानी हमारी प्यास बुझाकर जीवन का आधार बन जाता है। सिर्फ नदियां ही नहीं, पूरी प्रकृति जो है, जो हमारे आसपास का वातावरण, सबका योगदान है। दूसरी ओर सिंचाई के काम आकर अनंत के रूप में हमारा पोषण करता है। फिर भी हम इन नदियों को विविध तरीकों से क्या कर रहे हैं? प्रदूषित कर रहे हैं, गंदा करते हैं। एक और इनमें गंदा पानी मिलने देते हैं तो दूसरी ओर पुण्य पाने के लिए पूजा पाठ, बची सामग्री, मूर्तियां, फूल, मालाएं डालते हैं तथा स्वर्ग पाने की लालसा में इनके किनारों लाशें जलाते तथा इनमें राख फेंक कर इन्हें प्रदूषित करते हैं। तो कहा जाए तो हमें एक तरफ तो क्या करने, फैक्ट्रियां जो हैं, फैक्ट्रियां लगाकर वहीं गंदा उसमें करते हैं, और उन जो उसके तो नुकसान होता है उन पे फिर भगवान को कहते हैं कि भगवान जी हमारा जो पाप है वो धो दो। तो इससे अच्छा यही है ना, पाप करो ही मत। पाप ही तो कर रहे हो, है कि नहीं? पाप ही तो है सारा। पहले करो फिर उसको माफी मांगो कि सॉरी हमसे गलती हो गई। तो ऐसा ना करें, कोशिश करें कि जितने भी अपशिष्ट है वो उनमें डालने से बचे। अलग व्यवस्था आजकल, आज तो बहुत व्यवस्थाएं हो रखी हैं, बट फिर भी कुछ, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मतलब कुछ मूर्ख जो है वो क्या करते हैं, वो अपनी आदत से मजबूर है कि कचरा पात्र में नहीं, बाहर ही फेंकेंगे। तो थोड़ी सी अपनी जो मानसिकता है वो बदलो, कि नजरिए बदलने की जरूरत है आपको। जब नजरिया बदल जाएगा आपका, तो जो आपका आसपास का वातावरण वो अपने आप ही बदल जाएगा। इन नदियों का ऋण चुकाने के लिए हमें इनकी सफाई पर ध्यान देना चाहिए तथा इनके किनारे गंदगी नहीं फैलाना चाहिए। उसके लिए बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसके लिए काम कर रहे हैं। नदियां साफ करने के लिए जो आज की युवा जनरेशन है वो बहुत अच्छे काम कर रही है। तो मैं चाहूंगा कि जो भी आप में से इस जितने भी ऑर्गेनाइजेशन उनमें जुड़ना चाहें तो जुड़े जरूर और हेल्प जरूर करें इनकी। और इनमें ना जानवरों को नहलाना चाहिए और ना कपड़े या बर्तन धोना चाहिए। नालों, फैक्ट्रियों का पानी शोधित करके इनमें मिलने देना चाहिए। और पूजा पाठ की मूर्तियां और अन्य सामग्री नदियों में फेंकने के बजाय जमीन में गाड़ देना चाहिए। लाशें जल स्रोतों से दूर जलाना चाहिए। प्रश्न 3, साना हाथ जोड़ी पाठ में कहा गया है कि कटाव पर किसी दुकान का ना होना वरदान है। ऐसा क्यों? कि भारत के अन्य प्राकृतिक स्थानों को
वरदान बनाने में युवा नागरिकों की क्या भूमिका हो सकती है। लेखिका सिक्किम की यात्रा के क्रम में गंगटोक युमथांग गई, पर वहां उसे बर्फ देखने को नहीं मिली। किसके कारण? पोल्यूशन के कारण, क्योंकि स्थानों पर बाजार दुकानें होने से पर्याप्त व्यावसायिक गतिविधियां होती थी और यहाँ प्रदूषण की मात्रा अधिक होने से आसपास का जो तापमान था वो भी बढ़ता था। पर कटाव की स्थिति एकदम विपरीत थी, वहां कोई दुकान ना होने से ना प्रदूषण था और ना वहां का तापमान बढ़ता था। और तापमान नहीं बढ़ेगा, जो बर्फ होगी वो पिघलेगी नहीं, सुंदरता बनी रहेगी और इससे वहां बर्फ गिरने पहले जैसा ही जारी रहा। वहां दुकान न होना उसके लिए वरदान था। कटाक्ष मारा गया है कि आप क्या करते हो, वहां जाकर प्रकृति को नष्ट करते हो। इंसान ने जहां जहां कदम रखा है वहां वहां तबाही मचाई है। भारत के अन्य प्राकृतिक स्थानों को वरदान बनाने के लिए युवाओं को वहां साफ सफाई रखनी चाहिए। खाने के खाली पैकेट गिलास यहां वहां नहीं फेंकना चाहिए। वहां मिलने वाले कूड़े को जलाने के बजाय जमीन में दबा देना चाहिए। वहां व्यावसायिक गतिविधियों को बंद करा देना चाहिए और सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करना चाहिए। तेज आवाज में संगीत नहीं बजाना चाहिए। वहां किसी वस्तु को जलाने से बचना चाहिए। ये जो है वो आप कर सकते हो। बहुत सामान्य सी बात है, एक छोटा सा योगदान जो पूरी प्रकृति है उसको वापस बनने में मदद कर सकते हैं। देश की सीमा पर बैठे फौजी कई तरह से कठिनाइयों का मुकाबला करते हैं। सैनिकों के जीवन से किन किन जीवन मूल्यों को अपनाया जा सकता है। देश की सीमा पर बैठे फौजी अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों में देश की रक्षा करते हुए कठिनाइयों का मुकाबला करते हैं। ये फौजी रेगिस्तान की जो गर्म लू तथा 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्मी में हाफ हाफ कर देश की चौकसी करते हैं, मतलब ध्यान रखते हैं। दूसरी ओर ये भारत के उत्तरी एवं पूर्वोत्तर राज्यों की सीमा पर -15 डिग्री सेल्सियस में काम करते हैं। वे पेट्रोल के अलावा वहां सब कुछ जम देने वाले वातावरण की भी परवाह नहीं करते। किसके लिए करते हैं? सिर्फ आपके लिए करते हैं। और हम क्या करते हैं? हम उन्हीं अपने कर्म कांडों से जो अर्थ है, जो एनवायरमेंट है, उसको नुकसान पहुंचाते हैं। तो कम से कम वो नहीं हो सकता तो ये तो करो। और मेरा यही है, पहले भी ये बोल रहा था, अब भी ये बोल रहा हूं, एक पेड़ जो है वो जरूर लगाएं। हर दिन होना चाहिए पर्यावरण दिवस, ना कि सिर्फ एक दिन। ये फौजी खुद रात भर जाकर देशवासियों को चैन की नींद सोने का अवसर देते हैं। इन विपरीत स्थितियों में काम करते हुए उन्हें समय असमय दुश्मन की गोलियों का सामना करना पड़ता है, पर वे अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटते। इन सैनिकों के जीवन से हमें मातृभूमि से असीम लगाव, देश प्रेम, देशभक्ति, देश के लिए सर्वस्व समर्पण की भावना, देश हित को सर्वोपरि समझने, मातृभूमि के लिए प्राणों की बाजी लगने, कर्तव्य के प्रति सजग रहने तथा त्याग करने जैसे जीवन का मूल्य अपनाना चाहिए। बिल्कुल अपनाना चाहिए। और मेरा तो मानना है कि जिनको भी छोटी मोटी सजा दी जाती है गुनाह करने पर, मैं चाहता हूं उनको बॉर्डर पे भेज दे। और जिनकी जो सजा उनके जेल में काटने पर है, उनके वहां बॉर्डर पे भेज दे, उनको तैनात कर दे कि हाँ आपको उनकी जगह खड़ा रहना है। तब शायद उन्हें एहसास होगी कि हमने क्या खोया है। तो आज का जो चैप्टर है हम करते हैं यही फिनिश। आपको कैसा लगा? लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन एंड स्टे ट्यून्ड ऑन विंसम लर्निंग प्लेटफॉर्म। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।